like a Hellcat. चलो बच्चे स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सेकंड चैप्टर चल रहा था हमारा बेसिस ऑफ अकाउंटिंग टर्म्स, है ना। बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स चल रही थी, इसमें हमने कुछ टॉपिक्स कवर करे थे, कुछ अभी बाकी थे। अच्छा, आज जो वीडियो है ये कंप्लीट हो जाएगा, इसमें टॉपिक लगभग मुझे लगता है कि आज कुछ बचना नहीं चाहिए। तो पहले मैं रिवाइड कर दूं कि हमने कवर क्या क्या किए थे। एक तो हमने प्रोप्राइटर्स का मीन्स कवर किया था कि प्रोप्राइटर होता क्या है, कैपिटल क्या होती है, यानी प्रोप्राइटर जब इंट्रोड्यूस करता है वो कैपिटल होती है, जब ड्राइंग विड्रॉ करता है मनी को तो वो ड्राइंग हो जाती है। ऐसे ही हमने एक्सपेंडिचर्स की क्लासिफिकेशंस देखी, एसेट की क्लासिफिकेशंस देखी और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स देखे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स भी हमने देखे थे जो एसेट एक्सपेंडिचर की क्लासिफिकेशन थी। सेम हमने इसके अपोजिट था रेवेन्यू की क्लासिफिकेशंस भी हमने कवर की थी बच्चों, ठीक है। तो और कुछ अब जो रिमेनिंग है उस पार्ट को हम कंप्लीट करते हैं। तो एक चीज़ देखते हैं, देखो हमने ये तो बताया कि जो एक्सपेंडिचर होते हैं, ठीक है, ये या तो कैपिटल एक्सपेंडिचर होंगे, पुरानी बातें चल रही हैं, है ना, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। एक और होते थे डेफर्ड रेवेन्यू। तो डेफर्ड की तो बात ही नहीं कर रहे, वो तो डेफर्ड कर दिए नेक्स्ट ईयर के लिए। करंट ईयर में यानी जिस ईयर हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ध्यान रखना मैं इस डेफर्ड की बात नहीं कर रहा, फिलहाल इन दो एक्सपेंडिचर्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि डेफर्ड तो अगले साल डेफर्ड कर दिए। जो करंट ईयर के थे डेफर्ड के वो यहाँ आ गए, रेवेन्यू का पार्ट बन गए। तो सिर्फ इन दो एक्सपेंस की बात कर रहे हैं। ऐसे समझें कि ये लो, हमने कोई बिजनेस स्टार्ट करा, उसका एक पीरियड डिफाइन कर दिया 12 मंथ का, ठीक है, 12 मंथ का पीरियड डिफाइन कर दिया। जनरली हम अकाउंट जो मेंटेन करते हैं वो 12 मंथ के होंगे। ये या तो 1 अप्रैल से लेकर, है ना, 31 मार्च तक के लिए होंगे, ठीक है, या 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक होंगे, दिसंबर तक, सॉरी, ठीक है बच्चों। तो जब हम अकाउंट ये वाले मेंटेन करते हैं तो इस ईयर को हम क्या बोलते हैं, फाइनेंशियल ईयर। यानी हमारे अकाउंट्स 1 अप्रैल से 31 मार्च को मेंटेन हो रहे हैं, तो दिस ईयर इज कॉल्ड फाइनेंशियल ईयर, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। और अगर हमारे अकाउंट 1 जनवरी से 31 दिसंबर मेंटेन होते हैं तो इस ईयर को कहते हैं हम कैलेंडर ईयर, ठीक है। तो दो तरह की ईयर हम फॉलो कर रहे होंगे, या तो हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे होंगे या कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे होंगे, ठीक है। तो हमने कहा कि इन ईयर्स में, इन 12 मंथ के पीरियड में, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर हो, इन ईयर के पीरियड में हमारे ये दो तरह के एक्सपेंडिचर्स होते हैं। तीसरा वाला तो है ही नहीं इसमें, वो तो डेफर्ड कर दिया। तो इन दो तरह के एक्सपेंडिचर्स में हमने क्या करा, अगर नोट कर लेना, कैलेंडर ईयर, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। अब देखो, मैंने इसी एक्सपेंडिचर्स में ये जो रेवेन्यू था इसको क्या बोला बच्चों, एक्सपेंस बोला था, कि एक्सपेंस इंक्लूड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंस इंक्लूड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ठीक है। और देख लेते हैं, हाँ, तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर
तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर यानी वो एक्सपेंडिचर जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई थी, ना तो इसमें एसेट इंक्रीज होती है ना लायबिलिटी डिक्रीज होती है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं और इनको हम एक्सपेंस कहते हैं। यानी एक्सपेंस इंक्लूड ओनली रेवेन्यू एक्सपेंडिचर नॉट कैपिटल एक्सपेंडिचर। अब एक्सपेंस की भी 3 क्लासिफिकेशंस होती हैं। क्या होते हैं? या तो एक्सपेंस पेड होते हैं, ठीक है, या एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होते हैं, ठीक है, या एक्सपेंस एडवांस होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं ये बच्चों? देखो, मान लो हमारी ईयर चल रही है 2020-21, यानी हम अकाउंट इस ईयर को मेंटेन करते हैं, पर ये तो 2 ईयर हैं, ये 2 नहीं है, एक ही है। यानी ये कब शुरू होगी? 1 अप्रैल 2020 को शुरू होगी और एंड होगी 31 मार्च 2021 को। तो 12 महीने का पीरियड है। शुरू होने वाली ईयर कुछ डेट और थी, 20 ले लिया, और एंड वाले का इसे ले लिया। तो ये हमारी फाइनेंशियल ईयर होती है। तो फाइनेंशियल ईयर को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? 2021, ठीक है। अब इस 12 महीने के पीरियड में हमने एक एम्प्लॉय अपने पास हायर किया हुआ था, ठीक है। उसको सैलरी कितनी देते हैं हम? 10,000 रुपये पर मंथ हम उसको सैलरी देते हैं। उसने 12 महीने तक हमारे यहाँ वर्क किया, उसको सैलरी कितनी बनी उसकी हम पर? यानी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, यानी 12 महीने की सैलरी बनती है 1,20,000, है ना। ये लो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 12, तो सैलरी कितनी बनती है? 1,20,000, ठीक है। ये उसकी सैलरी बनती है। लेकिन हुआ क्या बच्चों? हमने उसको सैलरी अभी दी है, यानी उसको देनी कितनी बनती है? 1,20,000। हमने उसको सैलरी दी कितनी है? अभी हमने उसको सिर्फ पेड जो करे हैं ना वो 90,000 करे हैं, अभी हमने उसे दिए नहीं है बाकी। यानी कितने पेड करे हैं? 90,000। तो ये अभी हमने पेड करे हैं। रिमेन का क्या होगा? देनी तो है हमें, यानी जो देनी बाकी है उसको हम कहते हैं आउटस्टैंडिंग सैलरी, विच इज नॉट पेड, है ना। ब्रैकेट में लिख दो नॉट पेड, अभी पेड नहीं करी, ठीक है यहां तक। इस आउटस्टैंडिंग सैलरी को एक और नाम दिया जाता है जिसको कहते हैं एक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। एक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं। ये लो यहाँ साफ नहीं दिखाई दे रहा, मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ। इसको क्या कहते हैं? एक्रूड एक्सपेंस भी कहते हैं, ठीक है। यानी सैलरी का वो पार्ट जो हमने पेड कर दिया। सैलरी एक्सपेंस ही तो है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर की कैटेगरी में आती है, तो एक्सपेंस भी हुई। यानी ये वो एक्सपेंस है जो हमने दे दिया, अभी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है। लेकिन एक और कंडीशन भी तो हो सकती है। सैलरी बनी कितनी? 1,20,000, और हमने उसको दे कितने दिए? हमने उसको पेड कर दिए बच्चों, पेड कर दिए 1,40,000, ठीक है। अब क्या हुआ इसमें? हमें उसको देने थे 120 और दे कितने दिए? 140, तो 20,000 क्या हो गया इसमें से? यानी यहां जो 20,000 आया है ये क्या है? एडवांस सैलरी है ये, यानी एडवांस एक्सपेंस है। एक्सपेंस एडवांस, जो एडवांस में दे दिया, जो नहीं दिया वो आउटस्टैंड, और जो दे दिया वो पेड। जैसे इसका दूसरा नाम था एक्रूड इनकम, एक्रूड एक्सपेंस, सेम इसका भी नाम है अनएक्रूड एक्सपेंस,
ठीक है, अनएक्रूड एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हमारे एक्सपेंस की कैटेगरीज होती हैं, नोट कर लो इसे। अब इसके बाद हम कवर करते हैं, ये तो एक्सपेंस की बात खत्म हुई, इनकम की बात करते हैं हम, है ना। तो कुछ सिमिलर टर्म्स हैं बुक्स के अंदर, जैसे इनकम, है ना, जैसे प्रॉफिट्स, जैसे गेन। तो हम तीनों बातों को एक साथ समझेंगे, है ना। अगर मैं पूछूं कितनी इनकम हुई बच्चों तुम्हें, तुम बिजनेस कर रहे हो तो तुम्हें इनकम कितनी हुई, अच्छा इतनी इनकम हुई, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूं कि प्रॉफिट कितना हुआ, अब यही तो प्रॉफिट है, यही इनकम है। तो थोड़ा सी इनकी डिफ्रेंशिएशंस को क्लियर करते हैं कि होते क्या हैं ये, इनमें डिफरेंस क्या है। हम फिर एक एग्जांपल की हेल्प लेते हैं इसको समझने के लिए। ये लो, ये मिस्टर ए है ना, इसने एक बिजनेस स्टार्ट किया। बिजनेस किस चीज का था, ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स, है ना, रेडीमेड गारमेंट्स का बिजनेस हो गया। ये इसने बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है बच्चों। अब हुआ क्या एक्चुअल में, जब इसने ये बिजनेस स्टार्ट किया होगा तो इसने दो बातें करी होंगी। एक तो बिजनेस के लिए इसने बिल्डिंग भी खरीदी होगी, है ना, जमीन भी खरीदी होगी, ठीक है, फर्नीचर भी खरीदा होगा। लो मैं रेडीमेड काट कर बिजनेस को फर्नीचर का ही कर देता हूं, पिछले एग्जाम्पल पर पहुंच जाते हैं। ये लो फर्नीचर का ही बिजनेस है। तो इसने बिजनेस स्टार्ट करने के लिए ऑफिस फर्नीचर खरीदा होगा, है ना। फर्नीचर कौन सा वाला है, ये ऑफिस वाला। सेम पिछले एग्जाम्पल पर पहुंच जाते हैं। और क्या करा होगा, कार भी खरीदी होगी, है ना। तो ऐसे ऐसे इसने कुछ चीजें, एसेट्स वगैरह खरीदी होंगी, है ना। और क्या खरीदा होगा बच्चों इसने, क्या था हमारे एग्जाम्पल में, अच्छा बैंक में एफडी, बैंक में पैसे भी जमा कर रखे हैं, कैश रखाएगा इसने, और कैश इन हैंड भी है। ये सब कुछ इसके पास होगा, है ना। ये लोग उसने कहीं एफडी करा रखी है, इसे क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट कहते हैं। पैसा इन्वेस्ट कर दिया, ताकि समझ में आ रहा ना, इन्वेस्टमेंट बताया था मैंने कि बिजनेसमैन ने अपना सारा पैसा, मानो इसने 50 लाख लगाए इसमें, है ना, कितने रुपए लगाए, 50 लाख। अब 50 लाख में से कुछ लाख रुपए की इसने ये सब कुछ खरीदी होंगी, लेकिन कुछ पैसा उसके पास अभी इन कैश पड़ा होगा। तो वो उस कैश को अपने पास इन हैंड रखने से क्या फायदा, वो कहीं इन्वेस्ट कर दे उस पैसे को, ताकि उससे एक्स्ट्रा इनकम होती रहे। भाई अगर कैश का यूज नहीं हो पा रहा है तो हम उस कैश को बेकार में अपने पास क्यों रखें। हमेशा कैश को मोबिलाइज फॉर्म में, यानी उसका सर्कुलेट होता रहना चाहिए, ताकि उससे इनकम जनरेट होती रहे। लेकिन इसने देखा कि इसका कुछ पैसा कहीं अभी बेकार पड़ा हुआ है, तो इसने क्या करा, कहीं किसी कंपनी में लगा दिए, या पड़ोस में एक जमीन खरीद कर रख दी। मैं एफडी की जगह उसको भी कर देता हूं। ये लो, ये कौन है, लैंड खरीद ली इसने, किस लिए, कि इसको बेच देगा, है ना, दोनों चीज कर लिया इसने। इसको बेच देगा महंगे रेट पर, यानी जितने की खरीदी होगी उससे महंगे पर बिक जाएगी, तो कुछ पैसा और बच जाएगा इसे। एफडी है तो बैंक में से इसे इंटरेस्ट मिल जाएगा, ठीक है। ऐसी ऐसी इसने एसेट खरीदी होंगी। और उसके बाद क्या करा, इसने अपने फर्नीचर के लिए कुछ गुड्स वगैरह खरीदे होंगे। कैसे खरीदा होगा, रॉ मटेरियल मैंने बताया था,
है ना, रॉ मटेरियल खरीदा होगा और फिर उसको रॉ मटेरियल से क्या बना लिया होगा, फिनिश गुड्स। फिनिश गुड्स क्या था हमारा, फर्नीचर। अब फर्नीचर ये कौन सा था, ऑफिस वाला, जिसे हम क्या कह रहे हैं, फिक्स एसेट कह रहे हैं। और ये कौन सा है, ये तो गुड्स है भाई, क्योंकि गुड्स जिसकी हम ट्रेडिंग कर रहे हैं, जिसकी सेल परचेज करते हैं, वो क्या होता है हमारे लिए, गुड्स। तो जब ये इसको सेल करेगा, ये इसको सेल करेगा, है ना, मान लेते हैं 10,000 का गुड्स इसने कितने में बेच दिया, 12,000 रुपये में बेच दिया। तो इसको ये जो 2,000 रुपये एक्स्ट्रा मिले हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, प्रॉफिट्स कहते हैं। ठीक है, यानी हमारा ऑपरेटिंग फॉर्मेट क्या था, ऑपरेटिंग प्रोसेस क्या था, जिस काम के लिए हमने बिजनेस स्टार्ट किया वो काम था फर्नीचर को खरीदना बेचना, फर्नीचर को बनाना और बेच देना। तो फर्नीचर को बेचने पर जो इनकम होती है, दैट्स इनकम इज कॉल्ड प्रॉफिट। दिस इज कॉल्ड प्रॉफिट। मीन्स ये प्रॉफिट कहाँ से जनरेट हुआ है, ऑपरेटिंग इनकम से। इस इनकम को हम क्या कहते हैं, ऑपरेटिंग इनकम। ये जितनी भी सिम्टम्स दी हुई हैं, चाहे वो ये है या मैं ये लिखा रहा हूँ, इनको याद करना ठीक से और समझना है। तो इसको कहते हैं हम ऑपरेटिंग इनकम, यानी हमारा ऑपरेटिंग फॉर्मेट क्या है, सेल परचेज करना फर्नीचर को। तो यही तो ऑपरेट कर रहे हैं। ऑपरेटिंग बिजनेस क्या है, बिजनेस ऑपरेट किया है फर्नीचर के लिए, तो उससे होने वाली इनकम को कहते हैं ऑपरेटिंग इनकम, और वही इनकम कहलाई जाती है प्रॉफिट्स। इसके अपोजिट ये जो मैंने एफडी करी थी, बैंक एफडी करी हो या ये बैंक में पैसा जमा करा हो, यहां से मुझे इनकम मिल गया, सॉरी इंटरेस्ट मिल गया, है ना, ये लो इंटरेस्ट मिल गया। कितने रुपए का, 1,000 रुपए का इंटरेस्ट मिल गया। और क्या मिला, ये जो मैंने जमीन खरीद रखी थी, फिलहाल मेरा इसका कोई यूज नहीं है, मैंने इसे किराए पर दे दिया, रेंटेड कर दिया, है ना, तो मुझे रेंट भी मिल गया, प्लस रेंट कितना मिल गया, ये लो 5,000 रुपए का रेंट मिल गया। अब सोचकर देखो, क्या मेरा काम इंटरेस्ट पर पैसे देने का था, मेरा जो बिजनेस फॉर्मेट था वो इंटरेस्ट इनकम कमाने का था या रेंटेड इनकम कमाने का था। मेरा बिजनेस फॉर्मेट था फर्नीचर को बेचने का। मेरा जो बिजनेस पर्पस था, मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था फर्नीचर को बेचने पर, और फर्नीचर को बेचने पर अगर कुछ मुझे बचता है ना, इंक्रीमेंट होता है, वो क्या कहलाता है, ऑपरेटिंग इनकम कहलाती है। लेकिन मेरा जो काम ही नहीं है, वहां से मुझे कुछ बच जाए तो वो क्या है, दिस इनकम इज कॉल्ड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग क्यों, क्योंकि मेरा ऑपरेटिंग फॉर्मेट नहीं है, नॉन ऑपरेटिंग है, ये मेरा ऑपरेटिंग फॉर्मेट है। ठीक है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम और ऑपरेटिंग इनकम। ठीक है बच्चों, अब ये देखो, ये नॉन ऑपरेटिंग इनकम हो गई, ये ऑपरेटिंग इनकम हो गई। तो मैं इनकम का क्या कह रहा हूं, इनकम है क्या, ये कवर हो रहा है इधर से, यानी इनकम इंक्लूड वेदर ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम। अगर मैं इनकम की बात कर रहा हूं तो ऑपरेटिंग इनकम भी होती है, नॉन ऑपरेटिंग इनकम भी होती है। डेफिनेशंस क्या बनती है, इनकम इंक्लूड ऑपरेटिंग इनकम एंड नॉन ऑपरेटिंग इनकम, व्हाइल सो एवर प्रॉफिट ओनली
इंक्लूड ऑपरेटिंग इनकम, ओनली इंक्लूड ऑपरेटिंग इनकम। यानी अगर ये वाली इनकम होती है, मुझे यहां से कुछ मिलता है तो उसे मैं प्रॉफिट कह सकता हूं, लेकिन अगर यहां से होती है तो मैं उसे प्रॉफिट नहीं कह सकता। चलो ये तो समझ में आती है, मैंने इसका ऑपरेटिंग नाम रख दिया, इसका नॉन ऑपरेटिंग हो गया, ये तो एक जैसे होते हैं। मैं इसको प्रॉफिट कह रहा हूं तो फिर इसको क्या कहूंगा, इनकी लैंग्वेज से अलग होकर, तो इसको बच्चों हम गेन कह देंगे। ये लो, ठीक है, ये हमें गेन हो गया। यानी गेन एक और तरीके से हो सकता, मैंने ये जमीन किस लिए खरीदी थी, क्या यूज करने के लिए खरीदी थी, ये तो मैंने इसलिए खरीदी थी कि मुझे एक्स्ट्रा इनकम हो जाए, जब वो महंगी होगी तो मैं बेच दूंगा। ठीक है, तो लैंड को सेल करने पर जो इनकम होती है उसे कहते हैं हम गेन। इसको भी गेन कह सकते हैं, लेकिन हम एक डिफरेंशिएशन क्लियर कर लेते हैं कि इनकम इंक्लूड ये वाली भी और ये भी, while profit include only this and gain only include non-operating format, non-operating income, that is sale of लैंड या फिक्स एसेट। ये लो, कुछ भी फिक्स एसेट सेल कर दें, ठीक है। गेन का मतलब ये नहीं खाली मैंने ये जमीन बेची, इसमें से कुछ भी बेच दूं मैं, उस पर अगर कुछ मुझे बच जाए तो उसे मैं गेन कह दूंगा, क्योंकि ये मेरा काम थोड़ी ना है, मेरा काम तो ये है बेचने का। इसको ऑपरेटिंग कैटेगरी में, इसको नॉन ऑपरेटिंग कैटेगरी में, इसको प्रॉफिट्स, इसको गेन, बात खत्म हो जाती है ये। ठीक है, कर लो कवर इसे, जल्दी से कंप्लीट करो इसे। इसके बाद कुछ और छोटी छोटी टर्म्स हैं, हम उसको कवर करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि मेरा जो बिजनेस था वो क्या था, फर्नीचर का बिजनेस था, है ना। अब मैंने इसे क्या करा होगा, फर्नीचर को रॉ मटेरियल दिया, है ना। रॉ मटेरियल क्या था, रॉ मटेरियल थे उसको बनाने के, जो प्लाईवुड वगैरह, सभी कॉल्स वगैरह, जो भी कुछ हमने यूज़ करा हो, या फिर मैं उस रेडीमेड फर्नीचर को लेकर आया दिल्ली से खरीद कर, और वो फर्नीचर मुझे कितने का मिला, यानी एक पीस फर्नीचर जो मुझे मिला वो 10,000 का मिला। ठीक है, या दूसरी बात क्या हो सकती है, और वो फर्नीचर मैंने अपनी खुद मैन्युफैक्चरिंग कंसर्ट में बनवाया, बनाने पर माइका, प्लाईवुड या वुड, कील्स, फेविकॉल एटसेट्रा और मजदूर भी लगाए होंगे, वो सब कुछ मिलाकर जो उसे बनाने पर मैंने एक्सपेंस किया, यानी जो कॉस्ट हुई, उसको कितने रुपए खर्च हो गए उसे बनवाने में, 10,000 रुपये खर्च हो गए। भाई दो बातें हो सकती हैं, या तो मैं इसे परचेज करके लाऊंगा या मैं इसे मैन्युफैक्चर कराऊंगा, खुद ही अपने यहाँ पर बनवा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, या तो मैंने इसे खरीद कर लाया या मैंने इसे बनवाया। अब मैं इसको इतने में तो बेचूंगा नहीं, इसको मैंने कितने का बेच दिया, 12,000 का बेच दिया। ठीक है, अब ध्यान से देखना कि मान लो मैंने पूरे साल में सिर्फ एक ही फर्नीचर बेचा है, एक ही बनाया था, एक ही बेचा है, या तो बनाया होगा या खरीदा होगा। ठीक है, अब इसको बनाने पर 2,000 रुपये बचे, जिसकी कहानी मैंने अभी आपको समझा दी कि ये क्या है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट हुआ, मैंने इसको प्रॉफिट की कैटेगरीज में डाल दिया। लेकिन ये जो 10,000 रुपये की अमाउंट है, मैं इसको क्या कहता हूँ, इसको मैंने एक नाम दिया कॉस्ट। क्या कहते हैं बच्चों इसे, कॉस्ट। कॉस्ट का मतलब लागत कहते हैं, कि कितनी रकम हमने उसमें लगा दी। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, लागत, कितना पैसा लगा जो हम बेच रहे हैं, तो इसे क्यों कह रहे हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, यानी जो गुड्स मैंने बेचा उसकी कॉस्ट क्या है,
कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, समझ रहे हो ना। एक टर्म्स आती है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, एक टर्म्स आती है प्रॉफिट, है ना। ये 2000 हो गया प्रॉफिट, और मैं इस टोटल 12,000 वाली को क्या नाम दूंगा, मैं इसको नाम दूंगा रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो जाती है कि रेवेन्यू दो तरह का होता है। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज जिसको हमको मैंने करा उससे पैसा आया। रेवेन्यू का मीन्स क्या है, इस वर्ड को समझो। रेवेन्यू का मीन्स हमारे पास पैसा आया, कहां से आया, ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आया, तो मैंने कह दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है, ये आ रहा है इधर देखना, अगर नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आता है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नहीं है फिर ये। यानी रेवेन्यू दो तरह से हो सकता है, या तो नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो सकता है या ऑपरेटिंग एक्टिविटी से, यानी ये वाला। तो इसको क्या कहते हैं हम, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से हो रहा है, जो नॉन ऑपरेटिंग से उसे खाली हम रेवेन्यू की कैटेगरी में डाल देते हैं, यानी कैपिटल रेवेन्यू की कैपिटल में आ जाता है। रेवेन्यू कितने तरीके का, या तो कैपिटल एक्सपेंड इनकम होती है रेवेन्यू, या सॉरी जो इनकम थी हमारी, ठीक है। तो बच्चों क्या था, रेवेन्यू कौन सा, ऑपरेशन से। तो एक टर्म्स आती है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मींस ए रेवेन्यू फ्रॉम इट्स ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, यानी जो पैसा हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटी से मिलता है, जो हमें फिक्स एसेट से सेल करता है, ये नहीं, इसकी बात नहीं कर रहे हम, उसे तो हम नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी का रेवेन्यू हो जाता है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मींस ऑपरेशन यानी ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है, ठीक है। दूसरी बात, हमने गुड्स को, रॉ मटेरियल को बेच दिया या बनाकर बेच दिया, ये बात होती है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि ड्यूरिंग द ईयर हमने जो स्टॉक, जो हमने गुड्स लेकर आए थे, मानो हम 1 यूनिट की जगह 2 यूनिट लेकर आए, अब मैंने एक तो बेच दी, एक तो अभी बैलेंस बच रही होगी, ठीक है, यानी अभी अनसोल्ड है वो, दिस इज कॉल्ड अनसोल्ड, यानी 1 यूनिट, यानी एक फर्नीचर कह देता हूं मैं। तो मैंने एक फर्नीचर तो बेच दिया, ये रहा, एक फर्नीचर अभी बैलेंस है, इसको क्या कहते हैं हम, स्टॉक, ठीक है बच्चों, स्टॉक कहते हैं। यानी अगर हमारे पास फर्नीचर पड़ा हुआ है जो अभी बिका नहीं है, अनसोल्ड फर्नीचर, दिस इज कॉल्ड स्टॉक। और एक फर्नीचर कौन सा था, जो हमने ऑफिस के लिए खरीदा था। ध्यान से देखना, 2 तरह के फर्नीचर बचे अब हमारे पास, यानी ड्यूरिंग द ईयर एंडेड, यानी जब हमने ईयर शुरू करी होगी तो बिजनेस शुरू करा, ये लो यहाँ पर एंड हो गया, 31 मार्च आ गई, है ना, हम फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहे हैं, 31 मार्च आ गई। अब इस डेट को हमारे पास फर्नीचर का बैलेंस बचा, है ना। फर्नीचर कौन सा, एक तो ये वाला फर्नीचर बचा, तो मैं इसको क्या कहूंगा, स्टॉक। और एक फर्नीचर कौन सा बचा, ऑफिस वाला, उस फर्नीचर को क्या कहूंगा, फिक्स एसेट। उसको तो मैं फिक्स एसेट की कैटेगरी में पहुंचा रहा हूं, लेकिन ये क्या है, ये अनसोल्ड बैलेंस है स्टॉक का। अब देखो, जब मैंने इस डेट को ये स्टॉक बनाया होगा, तो ये स्टॉक क्या कहलाया जाता है, एंड वाला स्टॉक। भाई एंड में ही तो बच रहा है। जब मैं इस साल यानी 2020-21 को, यानी एंड 31 मार्च 2021 को बैलेंस बनाया, तो एक फर्नीचर बच गया। तो जब मैं अगले साल बैलेंस में पहुंचूंगा, ये लो, मैं फिर नेक्स्ट ईयर के अकाउंट बनाना शुरू करूंगा, यानी 2021 और 22, तो ये अप्रैल से शुरू होगी, 1/4/2021 से, यानी 31 तारीख को मैंने बैलेंस क्लोज कर दिए। मैंने कहा कि मेरे पास एक फर्नीचर बच रहा है, मैंने उसका नाम दे दिया क्लोजिंग स्टॉक। जो फर्नीचर मुझ पर 31 तारीख की शाम को बचता है, क्या 31 तारीख के बाद जो नेक्स्ट डेट आती है 1 अप्रैल 2021,
लेकिन वो 1 अप्रैल तो नेक्स्ट ईयर में पहुंच गई, तो मैं क्या कहूंगा इस डेट को, ये ओपनिंग डेट है बच्चों, क्योंकि नेक्स्ट ईयर की शुरुआती डेट, नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग वाली डेट को क्या कहते हैं हम, ओपनिंग डेट। और ओपनिंग डेट को ये जो फर्नीचर बच रहा होगा मैं क्या कहूंगा इसे, ओपनिंग स्टॉक कहूंगा इस डेट को। यानी यही एक फर्नीचर इस तारीख को तो कहलाया जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, इससे अगली डेट को जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर की फर्स्ट डेट है, इस डेट को कहते हैं हम इसको ओपनिंग स्टॉक। यानी एक बात क्लियर हो जाती है कि अगर किसी फाइनेंशियल ईयर की या कैलेंडर ईयर की जिस डेट हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, ठीक है बच्चों, जिस डेट को हम अकाउंटिंग कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियल ईयर हो या कैलेंडर ईयर हो, उस डेट की फर्स्ट डेट को अगर हमारे पास कुछ बचता है तो हम उसको ओपनिंग स्टॉक की कैटेगरी में डालते हैं, अगर एंड वाली डेट को बचता है तो हम क्लोजिंग स्टॉक की डेट को डालते हैं। बात समझ में आती है? चलो बच्चों एक छोटा सा एग्जांपल और लेते हैं। मिस्टर ए ने जब बिजनेस स्टार्ट किया था, तो ये लो बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब बिजनेस स्टार्ट करते समय इसने गुड्स बेच दिया मोहन को या एक्स को बेच दिया, ये लो सोल्ड कर दिया गुड्स मिस्टर एक्स को, ठीक है। कितने रुपए का बेचा, ₹5000 का बेच दिया। अब या तो इसको कैश बेचा होगा, है ना, तो कैश बेचते समय तुरंत कैश ट्रांसफर आ गया होगा, इसने कहा मेरे गुड्स ले जा और कैश दे जा, बात खत्म। लेकिन दूसरी बात आती है क्रेडिट सेल की, यानी उधार बेचा होगा। बच्चों इसको क्या लिख रहा हूं मैं, उधार बेच दिया इसे, यानी पैसे नहीं देकर गया, बोल गया कि मैं बाद में पैसे दे दूंगा आपको, ठीक है। लेकिन लेने के बाद जो कस्टमर होता है वो क्या करता है, वो या तो कंप्लीट अमाउंट जो उसने प्रॉमिस किया होगा मिस्टर वाई ने इसको देने का, जितने दिन बाद भी प्रॉमिस करा होगा वो या तो इसको पेड कर दिया होगा या वो पेड ही ना करने का है, ठीक है। या तो इसको पेमेंट कर देगा या नहीं करेगा, मना कर देगा, ठीक है। यानी इसके पैसे लेकर भाग जाएगा, ठीक है। मैं अपने एग्जांपल में लेकर चलता हूं कि उसने इसको 4000 रुपये पेड कर दिए, ठीक है, और बाकी 1000 देने के लिए मना कर दिया, है ना, नॉट पेड। यानी नॉट पेड का मतलब क्या है, डिनायल कर दिया, डिनायल टू पे, मना कर दिया, या इनसफिशिएंट, इनकैपेबल टू पे। दो बातें हुई, या तो उसने इसको दादागिरी दिखाई, मना कर दिया, ले किससे लेगा पैसे, है ना, 4000 दे दिए, 1000 देने के लिए बिल्कुल मना कर दिया, या वो देने लायक ही ना बचा। देने लायक नहीं बचा मतलब वो क्या कहते हैं उसको कि इनकैपेबल हो गया, यानी उसके पास पैसे है ही नहीं देने लायक। अब इस 1000 रुपये को हम क्या करेंगे, इसको कहते हैं वो पैसा जो हमें अब मिलेगा नहीं। मैं इसके पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहा हूं, क्या कहते हैं हम इसको, बैड डेप्ट, यानी अब वो पैसा डूब गया, मिलेगा नहीं अब इसको, बैड डेप हो गया। अब मिस्टर ए को यानी इस बिजनेस को ये 1000 रुपये नहीं मिलेंगे, क्योंकि उसने ले देने से बिल्कुल मना कर दिया, भाई नहीं दूंगा मैं, या वो देने लायक ही नहीं बचा। तो हम उससे कहां से लें भाई, जब उस पर है ही नहीं देने के लिए, अब वो देगा ही नहीं भाई। अगर इसने ये कह दिया कि मुझ पर अभी नहीं है, कुछ दिन बाद दे दूंगा, तो इस कैटेगरी में नहीं आएगा। लेकिन अगर वो बिल्कुल देने से मना कर दे या बिल्कुल देने लायक नहीं रहे, तो उसको हम कहते हैं इस 1000 रुपये को कि ये बैड डेप हो गए हमारे लिए, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद एक और कंडीशन है कि ये जो मिस्टर एक्स था ये इनकैपेबल हो गया। अब हमने क्या करा होगा, कोर्ट में जाएंगे, भाई हमारे 1000 रुपये दिलवाओ मिस्टर एक्स से। कोर्ट क्या कहेगा, चलो भाई मिस्टर एक्स इनके 1000 रुपये दे दो। तो एक्स कहेगा कि मुझ पे है ही नहीं तो कहाँ से दूं। तो कोर्ट उसकी प्रॉपर्टी चेक करेगा, क्या उस पर है ऐसा कुछ, नहीं तो उसकी ज़मीन एसेट वगैरह या जो भी कुछ होगा उसके नाम पर
या तो उसकी उन एसेट को सेल कराकर कोर्ट हमें दिलवा देगा, यानी मिस्टर ए को सेल कराकर दिला देगा। लेकिन अगर उसके नाम पर कुछ है ही नहीं तो कोर्ट उसे डिक्लेयर कर देगा, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा, है ना, इंसॉल्वेंट। ये लो, इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देगा कोर्ट इसको। यानी क्या करा, इसको कहते हैं इंसॉल्वेंट ए पर्सन मीन्स एक्स हु इज नॉट इन ए पोजिशन टू पेमेंट द अमाउंट। यानी इंसॉल्वेंट वो व्यक्ति होता है जो इनकैपेबल होता है पैसे देने के लायक, यानी कोर्ट की नजरों में भी वो इनकैपेबल हो गया, देने लायक नहीं बचा। ठीक है, कोर्ट ने उसे डिक्लेयर कर दिया इंसॉल्वेंट। इसके अपोजिट एक और वर्ड होता है बुक में, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट कौन होगा, सॉल्वेंट इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा, है ना। यानी वो व्यक्ति जो पैसे देने की पोजीशन में है, हु इन द पोजीशन ऑफ पेमेंट ऑफ अमाउंट, है ना। अगर पोजीशन में नहीं है तो इंसॉल्वेंट, पोजीशन में है तो सॉल्वेंट। ठीक है, जो पैसा नहीं मिलने वाला है उसको हम बैड डेट, और जो मिल गया वो तो मिल ही गया भाई। ठीक है, बात खत्म हो जाती है, टॉपिक हमारा कंप्लीट है। इसके बाद छोटी छोटी एक दो टर्म्स जो हैं वो नहीं समझ में आती हैं, मुझको मैसेज ड्रॉप कर देना, मुझे बता देना, वो मैं ऐसे ही समझा दूंगा। हमारा ये सेकंड चैप्टर लगभग कंप्लीट है। ठीक है, 98% 99% तो कंप्लीट है ही। ठीक है, ओके।